प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी 6 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो कि आने वाले परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था। तो दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज की स्थापना किया था। अब देखिए, आर्य समाज से और दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया होगा या तो पूछा जाने वाला है, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो एक भी कोई छूटेगा ही नहीं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। कहाँ किया था? तो बॉम्बे में किया था। ये भी ध्यान रखना है, बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और एक प्रसिद्ध पुस्तक है दयानंद सरस्वती का, वो याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश है ना। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दयानंद सरस्वती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। इसे याद ऐसे रख लेना है। देखिए, सत्यार्थ सत्य, सत्य बोलता है जब जिसके जुबा पर माँ सरस्वती बैठ जाती है ना, तो सत्य बोलता है। तो सत्यार्थ सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ऐसे याद रखना है। एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला है, प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? रूसो ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरह प्रमुख जो समाज है उसके संस्थापक आपको यहाँ पर लिस्ट देते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन था? तो राजाराम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। कब? 1828 में किया था। ठीक है, एक राजाराम मोहन राय का एक प्रसिद्ध पुस्तक है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो राजाराम मोहन राय था। ठीक है, राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना आपको। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? तो आत्मारंग पांडुरंग था ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना बता दिए थे दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी था। ठीक है, और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद है ना। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन की स्थापना किया था। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो ये विनोबा भावे है ना। भूदान आंदोलन के जनक, भूदान आंदोलन की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। सर्वोदय आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था ना। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक तो भीमराव अंबेडकर है। चिन्मय मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी चिन्मयानंद ने किया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक किसने किया था? तो ये किया था मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक है ये मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो पंजाब का है। ये आपको 5 तारीख वाले एनालिसिस में भी आपको ये लिस्ट बताए थे और फर्स्ट शिफ्ट में भी एनालिसिस में ये बताए थे। और देखिए, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाग्यशाली वो है जिनको ये चैनल मोटिवेट स्टडी मिल चुका है और जो भी पढ़ के गए होंगे आसानी से वो आंसर करके आए होंगे। ठीक है, ये आपको बार बार बता रहे हैं। और आप हमारे एनालिसिस से 4 से 5 प्रश्न, किसी में 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एनालिसिस देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, जो लोग भी देख के जा रहे हैं वो उनको क्वेश्चन यहाँ से लड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताते हैं, मेरा विशेष जो रहता है, लक्ष्य रहता है कि आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ आपको आंसर की लेकर आएँ, एनालिसिस लेकर आएँ। ठीक है, हम जल्दबाजी में आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना नहीं चाहते। हमारा वीडियो देर से ही आएगा लेकिन ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, हमारे वीडियो में इसमें क्या करते हैं, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को इसमें पहले शामिल करते हैं। ठीक है, उसको अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लाते हैं ताकि आपको काम आए। ठीक है, इसलिए हमारी वीडियो उनके लिए रहता है विशेष करके जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। ठीक है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उनके लिए विशेष रहता है। ताकि हम चाहते हैं कि आप अगर मेरी वीडियो देखें तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न लड़े, है ना। 4 से 5 प्रश्न अगर लड़ता है तो मुझे खुशी होती है। ठीक है, तो जो लोग भी एग्ज़ाम देख कर गए होंगे वो लोग का ये सही हुआ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से लड़ा था, सेकंड शिफ्ट में भी आया था। देखिए, ये भांगड़ा आपको इस लिस्ट से पूछा था, आप जाकर देख सकते हैं। 5 तारीख वाले में भी ये बताएं और फर्स्ट शिफ्ट में बताएं। तो भांगड़ा देखिए यहाँ पूछा है,
है ना। भांगड़ा आपको बताए थे भी कि 2 चीज़ें याद रखना है यहाँ से, भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है। तो भांगड़ा पूछ लिया, ये कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। तो भांगड़ा ये नृत्य पंजाब का, ये लिस्ट आपको बता चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट में बताएं, ठीक है। और 5 तारीख में बताया, इसलिए अभी इसको नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। तो इसलिए जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिए, एक भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो वो देखिएगा ना तो वो लास्ट जो 25 तारीख तक एग्जाम है वहाँ तक काम आएगा, ठीक है। जिनका एग्जाम वहाँ तक है सभी वीडियो देखिए, एक भी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला लिस्ट आपको हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या नृत्य, कौन सा नृत्य किस राज्य से, ठीक है। तो ये आपको बता चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट में बताएं, ठीक है। और ज़्यादा बताने से क्या होता है, मतलब थक जाते हैं, इसलिए आपको वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि 2-3 वीडियो हो जाता है एक ही दिन में, लगातार आपको डालना पड़ता है, और लंबी लंबी वीडियो डालते हैं तो थोड़ी सी होती है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे भी ये लिस्ट डाल चुके हैं, ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो पुरुष साक्षरता दर सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में पूछा, तो ये दादरा एवं नगर हवेली है, 77.24% है, ठीक है। अब देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है पूछा है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन जाता है, अति महत्वपूर्ण। तो एक पूछ लिया, 3 अभी बाकी है, वो 3 कौन कौन सा है वो ध्यान रखना है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में ही पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है यहाँ पूछा है, और सबसे अधिक पूछ ले तो सबसे अधिक में आंसर क्या होगा, तो वो है लक्षद्वीप का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है लक्षद्वीप का है, जो 95.56% है। ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम और सबसे अधिक लक्षद्वीप। अब उसी तरह राज्य में भी ध्यान रखना है, सबसे कम और सबसे अधिक। तो सबसे अधिक है पुरुष साक्षरता दर केरल का है 96.56%। अब पुरुष साक्षरता दर सबसे कम जो है सिंपल राज्य में, ठीक है, नॉट केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य में कम कौन सा है, तो बिहार का है, जो कि 71.20% है, ठीक है, 71.20%। तो राज्य में सबसे अधिक केरल का, सबसे कम बिहार का, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप का, सबसे कम दादरा नगर हवेली का। तो यहाँ 4 प्रश्न नहीं बताएंगे आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है, तो सार्वजनिक ऋण का अर्थ होता है कि केंद्र सरकार या तो किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया ऋण, ये सार्वजनिक ऋण आपसे पूछा गया था। तो आगे शिफ्ट के लिए क्या याद रखना है, निजी ऋण किसे कहा जाता है, ये तो सार्वजनिक ऋण हो गया। तो निजी ऋण कहा जाता है बैंकों के अलावा अन्य उधारदाताओं से लिया जाने वाला ऋण, ये निजी ऋण कहलाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, ऋग्वेद के बारे में आया था। तो ऋग्वेद से आपको पीछे भी एनालिसिस में बता चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, तो ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद से रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं, कुछ भी पूछा गया होगा या तो पूछा जाएगा, अगर जो नहीं पूछा गया वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है। तो ऋग्वेद से क्वेश्चन एक ही आपके शिफ्ट में नहीं बल्कि 2-3 शिफ्ट में आ चुका है ये ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, तो ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में कहानियों को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद का एक और नाम है क्या, ऋग संहिता भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेदों में से पहला और सबसे पुराना है, और ऋग्वेद को श्रुति भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद को क्या, ऋग संहिता भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कहानियों को सूक्त कहा जाता है, मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। कितनी ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को पद्य में लिखा गया है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। कितनी ऋचाएँ, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद से क्या ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया है। वेद कितने, 4 है। वेदांग कितने, 6 है। और उपनिषद कितने, 108 है। पुराणों की संख्या कितना, 18 है। ये सब आपको याद रखना है। महाभारत में कितने पर्व है, 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं, तो वो 18 है, ठीक। ये इस तरह से आपको सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद पूछे तो वो अथर्ववेद, ठीक है। तो वेदों का क्रम क्या है, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। और क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र लिया गया किससे, तो ऋग्वेद से। यज्ञ का उल्लेख किस वेद में, यजुर्वेद में है।
संगीत का वर्णन किस में है? तो सामवेद में है। जादू टोना का वर्णन किस में है? तो अथर्ववेद में है। ये सभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा था नेक्स्ट कि विश्व कप 2023 में, ये पहला क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये दूसरा क्वेश्चन है, विश्व कप से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। मतलब एक दिन और पूछा गया था और आज भी पूछा गया है विश्व कप के बारे में। तो आपको विश्व कप के बारे में आपको बता दिए थे डिटेल, फिर यहाँ पर बताते हैं और ज़्यादा बताते हैं यहाँ पर। विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज पूछा कौन है? तो मोहम्मद शमी है, ठीक है। यही पूछ दे कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है? तो कौन हो जाएगा? वो है विराट कोहली है ना। कितना रन बनाया था? 765 रन बनाया था, ठीक है। और ये मोहम्मद शमी की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी ये सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मोहम्मद शमी और सबसे अधिक रन वाला वो भी अपने भारत से ही था। कौन? विराट कोहली, 765 रन बनाया था। अब बात करते हैं क्या मालूम, आईसीसी जो वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था, ठीक है। ये भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 13वां संस्करण था ये। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। भारत को हराकर कितने विकेट से हराया था? 6 विकेट से हराया था। ये हुई बात आईसीसी वर्ल्ड कप। ये हुआ था कहाँ? तो भारत में हुआ था। और 2027 वाला कहाँ होगा मालूम? वो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, है ना, 3 जगह होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। अब बात करेंगे किसका? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से यही सब चीज़ें जो कि ना कि सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया, सबसे अधिक रन कौन बनाया, ये सब अब यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में देखते हैं। देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है फजल हक फारूकी और अर्शदीप, भारत का है। ये दोनों बराबर बराबर लिया था ना, 17 विकेट ये लिया था फजल हक फारूकी अफगानिस्तान का, और अर्शदीप सिंह जो है भारत का, ये दोनों 17 विकेट लिया था। जसप्रीत बुमराह चला गया था कहाँ? दूसरे नंबर पे, ये हैं 15 विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो सबसे अधिक विकेट वाला में आंसर क्या हो जाएगा? फजल हक फारूकी, और या तो ऑप्शन में रहेगा अर्शदीप सिंह, ठीक है। दोनों ध्यान रखना है। अफगानिस्तान से पूछेगा तो फजल हक मार देंगे, और इसको भारत से पूछेगा तो अर्शदीप, ठीक। ये हो गई विकेट की बात। अब T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो वो भी था अफगानिस्तान से ही। देखिए कमाल अफगानिस्तान का, T20 में विकेट लेने वाला भी अफगानिस्तान में टॉपर था, और ये सबसे ज़्यादा रन बनाया भी अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है। ये 8 मैचों में 281 रन बनाया था। सबसे ज़्यादा रन यही बनाया था, रहमानुल्लाह गुरबाज बनाया था। वहीं दूसरे नंबर पर रहा था अपना कप्तान रोहित शर्मा, जो कि 8 मैचों में 257 रन बनाए थे, ठीक है। तो याद रखना है T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट फजल हक और अर्शदीप, और सबसे ज़्यादा रन वो है रहमानुल्लाह गुरबाज था, ठीक है। और यहाँ से क्या याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन था? तो भारत ये जीता था, दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था, ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 ये कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था, ठीक है। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वो था 13वां, लेकिन T20 वर्ल्ड कप ये 9वां संस्करण था। तो इतने सारे अति महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस में दिया हुआ है? तो ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। देखिए संविधान से अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके लिए आपके लिए हम संविधान और अनुच्छेद, अनुसूची और भाग और किस देश से क्या लिया गया है वो सभी का वीडियो तैयार कर चुके हैं। सुबह 7 तारीख को सुबह 6 बजे अपलोड कर देंगे, तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। आपको 25 तारीख तक वहाँ से प्रश्न पूरा आएगा, निश्चित गारंटी के साथ उस वीडियो से प्रश्न लड़ेगा, लिखित रूप में ले सकते हैं, वो आएगा तो आएगा, इसलिए उसको मिस नहीं करना है, उसको देखिए और एग्ज़ाम में क्या है मज़े से आंसर लगाइए, ठीक है। तो पूरा डिटेल में वो वीडियो लगभग 50 मिनट का है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। 7 फरवरी की सुबह 6 बजे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं बताते हैं क्योंकि इसकी वीडियो तैयार हो चुका है, इसको हम अपलोड कर देंगे सुबह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90
में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस पर जोर दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, जनता तक पहुंचना, और इसका अनुमानित लक्ष्य था 5%। ठीक है, अब देखिए पंचवर्षीय योजना से बताएं कि नहीं बताएं, अभी बताइए। ये कल आपको बता चुके हैं और ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि 5 तारीख वाले में वीडियो ये अपलोड है कि नहीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ये पूरा लिस्ट बताएं और आपको अच्छे से बताए थे। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया है, इसलिए बताते हैं कि एनालिसिस से क्वेश्चन आपसे हर वीडियो से मेरे आपका क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए जो भी देख रहे हैं बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे जानेंगे तो देखना शुरू कर देंगे। और है ना, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ध्यान से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, अब यही देख सकते हैं आप जाकर वीडियो, ये पूरा लिस्ट डाला हुआ है। ठीक है, और यहाँ से 2 प्रश्न आया आज ही के आपके सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा, तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए 7वीं पंचवर्षीय कुछ भी पूछे, इसका कार्यकाल था 85 से 90, इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक सेवा तक, जनता तक पहुंच, इसका लक्ष्य जो था 5% था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आया था इसमें आज ही, दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूछा था कि लक्ष्य क्या था, अनुमानित लक्ष्य क्या था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित लक्ष्य 4.5% है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा जा चुका है मालूम, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ पूछा, तो 1951 में। एक दिन आया था क्या, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, 1969 में हुआ। 5वीं पंचवर्षीय, ये नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा था कि 1974 में हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ देखिए। ठीक है, आप यहाँ पर बार बार क्या नहीं बताएंगे। ठीक है, बस देख आपको दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर राव है ना, के चंद्रशेखर राव जो है KCR किस पार्टी से संबंधित है, तो ये है भारत राष्ट्र समिति से संबंधित है चंद्रशेखर राव। ठीक है, भारत राष्ट्र समिति, इसका पूर्व नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चला रही है। के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव। ठीक है, चेराई ओबा किस राज्य का त्यौहार है, तो चेराई ओबा किस राज्य का त्यौहार है, तो ये मणिपुर का त्यौहार है चेराई ओबा। ठीक है, अब ये भी आपको लिस्ट यहाँ पर फिर देख लीजिए एक बार, है ना, त्यौहार और किस राज्य का है यहाँ से पूछा जा रहा है। तो पूछा था क्या आपको, चेराई ओबा कहाँ का है, मणिपुर का। अब देखिए चलते मणिपुर में, ये लिस्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको लिस्ट एक बार 2 बार देख लीजिएगा, जब तक ध्यान हो जाए 2-3 बार देख लीजिएगा। देखिए मणिपुर से चेराई ओबा कहाँ का, मणिपुर का। ठीक है, तो ये एक बार लिस्ट आपको देखिए बताए भी और एक बार फिर बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना क्या, मोढेरा नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। सप्तक संगीत महोत्सव या पतंग महोत्सव मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। यहाँ सूरज कुंड शिल्प मेला, ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हरियाणा में ये त्यौहार मनाया जाता है। और बोहाग बिहू, माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई, ये सब असम में मनाया जाता है। और झारखंड से सबसे महत्वपूर्ण है क्या, सरहुल। सरहुल किस राज्य का त्यौहार है, तो सरहुल है कहाँ का, झारखंड का, याद रखना है सरहुल। और रोहिन बंदना ये झारखंड का है। और गोवा से याद रखना क्या, लदेन्हा या तो फाउंटेन हाउस कला महोत्सव, सनवर्ण महोत्सव, मांडी महोत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, और बिहुला छठ पूजा किस राज्य का त्यौहार है, तो ये है बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। ठीक है, और जीवित पुत्रिका, ये भी मधुश्रावणी, बिहुला, ये सब बिहार का है। तेजाजी मेला या तो खजुराहो महोत्सव, ये मध्य प्रदेश का है ना। और जम्मू कश्मीर का क्या है, तो जम्मू कश्मीर का है दोसमुची उत्सव, माथो नारंग और जेमिस उत्सव या तो गोल्डन नामचोट, ये जम्मू कश्मीर का है। कोणार्क महोत्सव कहाँ का, उड़ीसा का है। उड़ीसा का ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना आपको, है ना। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, ये भी अति महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में है। और ये क्या, पत्तदकल नृत्य उत्सव और गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा ये कर्नाटक का है। ओनम कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, ओनम कहाँ का है, तो केरल का है। और निशा गांधी उत्सव, ये भी केरल में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव, मरु उत्सव, गणगौर उत्सव, मातेश्वर उत्सव, ब्रज उत्सव और शेखावाटी उत्सव, ये सब राजस्थान में मनाया जाता है। कालिदास उत्सव और चीकू उत्सव कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में। पोंगल काफ़ी महत्वपूर्ण है, पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों याद रखना है, पोंगल और जल्लीकट्टू। पूछेगा किस राज्य का त्यौहार है, तो ये उत्सव है तमिलनाडु का। और यहाँ पर बथुकम्मा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बथुकम्मा। ठीक है,
और बोनालू और कोथाकोंडा ये तेलंगाना का है। चपचार कूट महोत्सव ये भी देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। चपचार कूट महोत्सव ये मिजोरम का ये उत्सव, ये त्यौहार है। हॉर्नबिल ये कतई जहर प्रश्न है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में? तो नागालैंड में है। नेक्स्ट है कुंभ मेला और रामलीला ये उत्तर प्रदेश में। लोहड़ी पंजाब में। और चिराई ओबा किस राज्य का है महोत्सव? ये तो मणिपुर का है, ठीक है। और यहाँ चवांगकुट भी पूछे, या तो याओसांग या चवांगकुट ये मणिपुर का है। सागा दावा सिक्किम का है। दुर्गा पूजा कतई जहर प्रश्न है। दुर्गा पूजा जिसे कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया है, ये पश्चिम बंगाल का है। और नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव ये भी पश्चिम बंगाल का है। दिल्ली का कौन सा है? दिल्ली का है कुतुब महोत्सव और भारत रंग महोत्सव, ये सब क्या है? दिल्ली का है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। लोसार ये महत्वपूर्ण है। लोसार महोत्सव ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में। अब मुरुंग अरुणाचल प्रदेश का है। रेह मोपिन मोनपा ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। गंगा दशहरा कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। मेघालय का ये वाला महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नोंगक्रेम नृत्य कहाँ का है? तो ये मेघालय का है। और बंगाला भी न्यायालय का ध्यान रखना है। अहिया महोत्सव बॉब डायलन ये मेघालय का है। चलिए और कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का, याद रखना है। ब्रह्मोत्सव और दक्कन उत्सव तेलुगु और ये सब कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य दर क्या था? तो वो आपको लिस्ट आपको पंचवर्षीय योजना का बताया, उसमें सब दिया हुआ है। 4.5% ये पूछा गया था। राज्य सरकार का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। यहाँ राज्यपाल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखते हैं। राज्यपाल के पास कौन कौन शक्तियाँ होती है? तो राज्यपाल जो है ये राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर सत्र की अध्यक्षता कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में पेश किए गए विधेयक को पारित या तो रोका या तो लौटाया या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्या आया था? दंतवल्क दंत एनामेल किससे बना होता है? तो ये दंतवल्क जो है कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है ना। कैल्शियम और फॉस्फेट से ये बना होता है दंतवल्क एनामेल। एनामेल क्या मालूम? शरीर का सबसे कठोर अगर भाग पूछे तो वो एनामेल ही है। जो दांतों का ऊपरी परत होता है ना व्हाइट कलर का, वो उसे एनामेल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दंत चिकित्सा में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखना है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट रहे तो वहाँ आंसर लगा सकते हैं। अच्छा, दांत कितने प्रकार के होते हैं मालूम? ये है आपका दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो इंसाइजर और केनाइन है ना। नीचे होता है इंसाइजर ये वाला, और ऊपर हो गया आपका क्या? केनाइन, ठीक है। और फिर है प्रीमोलर और मोलर है। 4 प्रकार का हो गया, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि कौन सा दांत काटने के काम आता है, तो इंसाइजर जो है ये काटने के काम आता है, और केनाइन जो है ये फाड़ने के काम आता है, और प्रीमोलर और मोलर ये जो है यहाँ पर बीच में रहता है, जो किनारे बीच में, तो वो क्या आता है? वो चबाने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, मनुष्य जीवन काल में टोटल कितने दांत होता है मालूम है? चलिए एक कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। आपको अभी यहाँ नहीं बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, ये ना, ये कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना डेस वर्ष में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? 1952 में। अब 1952 आया नहीं आया? अब 1952 से 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। सभी महत्वपूर्ण भी है और उसी बहाने आपको चारों याद भी रहेगा। कैसे? देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में। लोकसभा की स्थापना कब हुआ? लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो ये भी 1952 में हुआ था। तो 4 प्रश्न एक ही ईस्वी में याद रहेगा कि नहीं रहेगा,
है ना। संगीत नाटक अकादमी 1952, लोकसभा का गठन 1952, राज्यसभा का गठन 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1952 में तो हुआ, लेकिन ये किसके द्वारा? ये संगीत ये जो है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ठीक है, अब ऑप्शन में हम तो अपनी तरफ से डाल दिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना, एक दो आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे आता है। ठीक है, आप मतलब कभी नहीं पढ़ें, लेकिन आपको बस समझ पे आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ठीक है, इसमें बताना है आपको आंसर कौन सा होगा। देखिए, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, ये पूछा। जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी, पहला ऑप्शन क्या है? स्नान के लिए जल के बजाय अन्य द्रव का प्रयोग करना, या स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना। सबसे प्रभावी बताना आपको कौन सा जल संरक्षण के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? अधिक पानी से स्नान करना, या तो स्नान नहीं करना। तो कौन सा आंसर होगा? तो जल संरक्षण के लिए सबसे बेस्ट इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कि स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना। अब ये तो नहीं होगा ना कि नहीं नहाना, अधिक पानी से स्नान करना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और स्नान के लिए जल के बजाय अन्य द्रव का प्रयोग करना, तो पानी के अलावा किससे नहाइएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा कि स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं बहाना है। जैसे और भी इसके कई चीज़ें हो सकता है ना, तो ऑप्शन आप जैसे कि नल को खुले नहीं छोड़ना है ना। अगर ब्रश कर रहे हैं तो नल को खुले उसको हमेशा नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कई चीज़ें हैं जो कि आपको ऑप्शन से दिमाग में समझ में आ जाएगा कि जल संरक्षण के लिए वो उपाय है। यहाँ ऑप्शन में के अनुसार कौन सा हो गया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आया था आपको हिंदी से क्वेश्चन आया था, जैसे कि चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा था। तो कौन सा चंद्रहास का पर्यायवाची होता है? तलवार, खड़ग, खंजर, कृपाल, ये सब चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। और अकाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा था। तो कौन कौन है, अगर वो मालूम है तो कौन नहीं है ऑप्शन से छांट दीजिएगा। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द है जैसे दुर्भिक्ष, सूखा, भूखमरी, ये सब अकाल का पर्यायवाची है। कमी, अभाव, दरिद्रता, कुसम और अनावृष्टि, ये सब अकाल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 6 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सभी शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे,